What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome to day 10 of the GNG 3.0. Guys, आज हम बैंकिंग को भी कर देंगे खत्म। दो टॉपिक्स बचे हैं, एक है मनी क्रिएशन, एक है सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस। जल्दी से जाके लगा दो अटेंडेंस। चलिए जल्दी से, लेट्स बिगिन। सबसे पहला जो टॉपिक है ना बच्चों, वो है मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। मनी क्रिएशन का क्या मतलब होता है बेटा, कि जो आप बैंक को पैसा डिपॉजिट करते हो ना, तो बैंक उस डिपॉजिट से उतने अमाउंट का कई गुना मल्टीप्लाई करके पैसा क्रिएट कर देता है। मतलब उस पैसे से सपोज आपने 1000 जमा करे, तो 1000 से 2000, 4000, 5000, 10,000 रुपए इकोनॉमी में घुमा देता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं मनी क्रिएशन। सर कैसे करता है? इस प्रोसेस को समझने के लिए बेटा पहले हमें कुछ एक दो अजम्पशंस लेने पड़ेंगे। वो पहला अजम्पशन तो ये है कि इकोनॉमी में जितनी भी ट्रांजैक्शंस है वो सारी बैंक से होती हैं। ठीक है, मतलब देयर इज नो कैश इन द इकोनॉमी। इसको समझने के लिए हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि सब कुछ बैंक से होता है। सेकेंडली, सारी की सारी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एक ही यूनिट है, उसको बोलेंगे बैंक। बस मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि बस सब जगह एक ही जगह पे लेन देन हो रहा है और वो है बैंक। कोई अलग अलग बैंक के नाम नहीं, कोई अलग अलग सिस्टम नहीं, पूरा मॉनिटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर एक ही है, जिसको बोलूंगा बैंक। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे और पूरे की पूरी चीजों को समझ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां पे लिखना राउंड्स, उसके बाद लिखना डिपॉजिट्स। ठीक है, डिपॉजिट्स के बाद फिर हम लोग लिखते हैं कि बैंक कुछ रिजर्व्स बनाएगा, डिपॉजिट्स में कुछ लोन्स दे देगा और कुछ रिजर्व्स बनाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने इनिशियल डिपॉजिट यानी बैंक में आपने जमा करा 1000 रुपए। आपने बैंक में कितने जमा कर दिए? 1000 रुपए। अब सपोज जो बैंक, आपको ये मैंने कल बताया था कि बैंक जितना आप जमा करते हो सारा अपने पास नहीं रखता, कुछ अपने पास रखता है, बाकी लोन बांट देता है। तो जो अपने पास रखता है उसको रिजर्व्स बोल देते हैं। ठीक है, मैं मान रहा हूं कि 20% अपने पास रखेगा। कितना अपने पास रखेगा? 20%। तो 1000 का 20% 200 अपने पास रखेगा, 800 लोन बांट देगा। अब जिसको भी लोन देगा बच्चों, उसने जब लोन लिया तो क्यों लिया? क्योंकि उसको पैसे की जरूरत है, उसने कुछ ना कुछ खर्चा करना होगा। तो वो क्या करेगा? 800 रुपए निकालेगा और जो भी उसको खर्च करना है वो खर्च करेगा। जैसे ही खर्च करेगा बच्चों, तो फिर किसी ना किसी के बैंक में गया वो पैसा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, सब कुछ थ्रू बैंक होता है। तो ये 800 घूम के फिर से बैंक के पास डिपॉजिट्स में आ गया, फर्स्ट राउंड में आ गया। अब बैंक के पास 800 और हो गए, 800 का फिर 20% यानी कि 160 का बैंक रिजर्व बनाएगा, 640 का लोन बांट देगा। ठीक है, ये 640 का लोन जिसको भी देगा ये फिर खर्चा करेगा, पैसा घूम के फिर बैंक में आएगा। 640 फिर बैंक में आ गए सेकंड राउंड में। उसके बाद 640 का 20% 128 फिर से रिजर्व बनाएगा और बाकी 512 जो है वो लोन बांट देगा। 512 घूम के फिर इधर आ जाएंगे। अब ये ऐसे ही बच्चों प्रोसेस चलता रहेगा और अल्टीमेटली आप देखोगे कि जितना इनिशियल डिपॉजिट था ना, उतना ही बैंक ने क्या बना लिया? रिजर्व बना लिया। मतलब जैसे आप इसको जोड़ोगे ना कि 200 फिर 160 360 हो गया, फिर 488 हो गया, ऐसे जितना भी चलेगा ये प्रोसेस, जहां तक भी चलेगा, अल्टीमेटली लास्ट में 1000 का क्या बन जाएगा? रिजर्व बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब आप डिपॉजिट्स का टोटल करोगे, 1000 प्लस 800 1800, 2440, 25 26, 27 28 29 2952, ऐसे ही जब ये जोड़ते जाओगे आप फर्दर, तो ये 5000 बन जाएंगे। ये कितने बन जाएंगे? 5000 बन जाएंगे बच्चों। ठीक है ना, देखो 5000 का ही तो 20% 1000 होता है। मैंने इस तरीके से कैलकुलेट करा, और 5000 में 1000 अगर लोन है, 1000 अगर रिजर्व है, तो 4000 हमने लोन दिया होगा। राइट, तो मुझे एक बात बताओ, हमारे पास जो फाइनल डिपॉजिट है वो कितने का बना? 5000 का। जो इनिशियल डिपॉजिट था वो कितना था? 1000। तो टोटल 5 टाइम्स बच्चों पैसा मल्टीप्लाई हो गया। देखो 1000 से 5000 हो गया ना, तो पैसा कितना मल्टीप्लाई हो गया? 5 गुना मल्टीप्लाई हो गया। तो एक तरीका तो ये होता है देखने का
मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू फाइनल डिपॉजिट्स डिवाइडेड बाय इनिशियल डिपॉजिट्स, राइट। एक तरीका और होता है बच्चों जो मैंने यूज करा था, उसको हम बोलते हैं 1/LRR। LRR का मतलब लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, ये 20%। तो 20% को क्या मैं 1/0.20 लिख सकता हूं, ये 5 टाइम्स हो गया। तो आप LRR से ही कभी भी देख सकते हो कि ओवरऑल टोटल कितना बनेगा। तो मुझे पहले से पता था 5 गुना बनेगा, तो 1000 का 5 टाइम्स 5000 मैंने यहां पे लिख दिया, है ना। अगर सपोज LRR 10% होता तो 1/LRR 1/0.10, फिर ये 10 टाइम्स बन जाता। तो अगर मैंने यहाँ पे इसको 20 की जगह 10% माना होता तो फिर मैं 1000 का 10 गुना, फिर मैं यहाँ पे 10,000 लिख रहा होता बेटा, समझे। इसका मतलब ये है बच्चों कि जब LRR 20 था तो 5 टाइम्स क्रिएट हुआ। जब हमने इसको कम कर दिया तो ये 10 टाइम्स क्रिएट हो गया। इसका मतलब बच्चों अगर रिजर्व कम होता है तो मनी मल्टीप्लाई ज्यादा होता है, और अगर रिजर्व ज्यादा होता है तो मनी मल्टीप्लाई कम होता है। ये ऑफ कोर्स सीधी सी बात है भाई, बैंक जितना ज्यादा बांटेगा उतना ज्यादा ही तो घूम के बैंक में आएगा ना। तो अगर रिजर्व ज्यादा बनाएगा तो कम बांटेगा, राइट, सिंपल सी बात है। और कम बांटेगा तो फिर ओवरऑल मल्टीप्लाई भी कम होगा। तो डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा बटेगा पैसा उतना मल्टीप्लाई होगा, समझे। तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि दिस इज हाउ बैंक एक इनिशियल डिपॉजिट से कई गुना पैसा क्रिएट कर लेता है, ठीक है। एग्जाम में आप मेनली ये टेबल बनाओगे, सर क्या ये पूरी बनाएंगे, नहीं, ऐसे ही बस 2-3 राउंड्स बना के उसके बाद डैश 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 लगा दो, दैट इज इट। ओके सर, इसको लिखना कैसे है आओ बताता हूं। देखो सबसे पहले बोल रहा है थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन commercial banks are able to create credit which is in far excess of the initial deposits। इनिशियल डिपॉजिट से कई गुना पैसा बना लेता है बैंक, ठीक है। पूरा प्रोसेस देखो, सपोज इनिशियल और प्राइमरी डिपॉजिट इज 1000, LRR इज 20%। ये पूरा आपको लिख के आना है अगर 6 नंबर में आएगा तो, ठीक है। इट मींस बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप 200, 1000 में से 200 रखना है एज रिजर्व्स और 800 बांट दो। सपोज दे लैंड 800, वो 800 बांट देते हैं। बैंक्स डू नॉट लैंड दिस मनी बाय गिविंग इन कैश, कैश तो है ही नहीं, रादर दे ओपन द अकाउंट्स इन द नेम ऑफ बोरोवर्स हु आर फ्री टू विड्रॉ, ठीक है। फिर सपोज बोरोवर ने विड्रॉ कर लिया सारा और पेमेंट कर दी, सारी ट्रांजैक्शन तो बैंक से होती है, तो 800 फिर घूम के बैंक में आ जाएगा, है ना। इट विल इंक्रीज द डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक बाय 800। विद द न्यू डिपॉजिट्स बैंक फिर 20% रखेगा, फिर 640 बांट देगा, 640 फिर घूम के बैंक में आ जाएगा। तो इस तरीके से बोल रहा है कि जो डिपॉजिट्स है वो 80% से हर बार बढ़ती जा रही हैं। डिपॉजिट्स 80% से हर बार बढ़ रही हैं। देखो 1000 का 80% 800, 800 का 80% 640, इसका 80% 512। तो 80% से हर बार डिपॉजिट बढ़ती जा रही है। सिमिलरली जो रिजर्व है बेटा वो भी 80% से बढ़ते जा रहे हैं। डिपॉजिट क्रिएशन कब खत्म होगा, ये तब खत्म होगा जब टोटल रिजर्व्स बराबर आ जाएंगे इनिशियल डिपॉजिट्स के। यही तो हमने बताया आपको, देखो डिपॉजिट्स, लोन, रिजर्व्स, ठीक है। जो इनिशियल डिपॉजिट है उसके बराबर आ गया आपका रिजर्व्स। एज सीन इन टेबल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट टोटल डिपॉजिट्स ऑफ 5000 1000 के इनिशियल डिपॉजिट से। इट मींस टोटल डिपॉजिट्स 5 टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स ही मनी मल्टीप्लायर का वैल्यू है। ओके हाँ सर, मनी मल्टीप्लायर होता क्या है, द नंबर बाय विच टोटल डिपॉजिट्स कैन इंक्रीज, जिससे टोटल डिपॉजिट्स बढ़ेंगे ड्यू टू अ गिवन चेंज इन डिपॉजिट्स। ये इनवर्सली रिलेटेड होता है LRR से, तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर रिजर्व ज्यादा तो मल्टीप्लायर कम, रिजर्व कम तो मल्टीप्लायर ज्यादा। मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर और डिपॉजिट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR। ये एक आर फालतू है, इसे हटा देना, ठीक है सर। अब आया बच्चों हमारे पास सेंट्रल बैंक, आखिरी टॉपिक। सर व्हाट इज सेंट्रल बैंक। बच्चों देखो हमारे देश में पूरे बैंकिंग सिस्टम में बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स हैं, लेकिन कमर्शियल बैंक्स भी बहुत ज्यादा अगर अपनी मनमानी करने लगेंगे तो अपने हिसाब से मार्केट को चलाने लगेंगे। सरकार ये नहीं चाहती, तो इसीलिए सरकार ने पूरा कंट्रोल एक एपेक्स बॉडी को दिया है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेटा हमारे देश में
1935 में स्टैब्लिश हो गया था, मतलब आरबीआई एक्ट के थ्रू चलता है। 34 में एक्ट आया था, 35 में आरबीआई ने काम शुरू कर दिया और 1947 में हम आजाद हुए। तुम सोचो, तो आरबीआई 1935 से हमारे देश में काम कर रहा है और पूरे बैंकिंग और मॉनेटरी स्ट्रक्चर का एपेक्स बॉडी बोला जाता है, यानी सबसे सुप्रीम। रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, डायरेक्ट करता है, ऑपरेट करता है पूरे बैंकिंग और मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री को। सरकार का सारा पैसा भी आरबीआई के पास होता है, हमारे देश का फॉरेन रिजर्व्स भी आरबीआई के पास होता है। आरबीआई देश में मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। आरबीआई ही सभी बैंकों का बैंक होता है, आरबीआई ही करेंसी छापने का काम करता है। तो पूरे देश में जितना भी मनी, क्रेडिट, जितना आसपास घूम रहा है ना, सब आरबीआई के कंट्रोल में। तो आरबीआई क्या है? द सेंट्रल बैंक इज द सुप्रीम अथॉरिटी। हमारा आरबीआई सेंट्रल बैंक है, ठीक है। सेंट्रल बैंक इज द सुप्रीम अथॉरिटी दैट कंट्रोल, regulate and guides the banking and monetary system of a country. It holds the top position in the financial system and every developed country has its own central bank. इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई स्टैब्लिश्ड हुआ अप्रैल 1, 1935 को, आरबीआई एक्ट 1934 के बाद। लो सर, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, सारे पढ़ेंगे और देन छुट्टी, चैप्टर खत्म। सबसे पहला होता है बच्चों बैंक ऑफ इशू या करेंसी अथॉरिटी। इसका मतलब बच्चों हमारे देश में जितनी भी करेंसी आपको दिखती है, 500 के नोट, 1000 के तो अब है ही नहीं, 500 के नोट, 200 के नोट, 100 के नोट, 10 के नोट, 5 के नोट, या जो भी नोट आपको देखने को मिल रहे हैं, वो सारे के सारे नोट अदर देन 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स, 1 रुपी नोट को और कॉइन्स को छोड़ के सारे नोट कौन छापता है? आरबीआई छापता है। आरबीआई इज द सोल करेंसी अथॉरिटी इन द कंट्री। सिर्फ किसको छोड़ के? 1 रुपए का नोट और सिक्के, वो सब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस छापता है अलग से। तो क्या बोल रहा है? सेंट्रल बैंक हैज द सोल अथॉरिटी फॉर द इशू ऑफ करेंसी इन द कंट्री। इन इंडिया आरबीआई हैज द सोल राइट ऑफ इशूइंग पेपर करेंसी नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स, जो कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसके बाद आता है बच्चों बैंकर टू द गवर्नमेंट। सर बैंकर टू द गवर्नमेंट का मतलब? इसका मतलब बच्चों हमारी सरकार का बैंक कौन है? आरबीआई है। सरकार के लिए आरबीआई कई सारे काम करता है, ठीक है। मतलब एज अ बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट आरबीआई सरकार का बैंकर भी है। बैंकर का क्या मतलब हुआ? बैंकर का मतलब कि गवर्नमेंट का करंट अकाउंट भी आरबीआई के पास है। आरबीआई गवर्नमेंट का एजेंट भी है। एजेंट का मतलब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स, गवर्नमेंट के रिसिप्ट्स, गवर्नमेंट के लोन्स सब आरबीआई मैनेज करता है। और गवर्नमेंट का फाइनेंशियल एडवाइजर भी है। फाइनेंशियल एडवाइजर का मतलब सरकार को किसी भी तरीके की फाइनेंस पे कोई असिस्टेंस चाहिए, एडवाइस चाहिए, हेल्प चाहिए, तो आरबीआई करता है। तो सबसे पहले तो नोट सारे के सारे प्रिंट कौन करेगा? आरबीआई। दूसरा गवर्नमेंट का एडवाइजर, हेल्पर, एजेंट, सपोर्टर, ये सब आरबीआई है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। उसके बाद बैंकर्स बैंक, सभी बैंकों का बैंक, सभी बैंकों का बैंक। जैसे आपका जो रिश्ता कमर्शियल बैंक के साथ है, वही रिश्ता कमर्शियल बैंक का सेंट्रल बैंक के साथ है। जैसे हमारा अकाउंट कमर्शियल बैंक में होगा, कमर्शियल बैंक का अकाउंट सेंट्रल बैंक में होगा। हम लोन लेने कमर्शियल के पास जाएंगे, कमर्शियल लोन लेने सेंट्रल के पास जाएगा। हम जमा करने कमर्शियल के पास जाएंगे, कमर्शियल जमा करने सेंट्रल के पास जाएगा। तो वही सेम रिश्ता है, रिश्ता वही, सोच नहीं, ठीक है। देयर आर अ नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन अ कंट्री, देयर शुड बी सम एजेंसी टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज। बीइंग द एपेक्स, एपेक्स मतलब सबसे ताकतवर, एकदम बलवान बैंक जो है वो आरबीआई है। बीइंग द एपेक्स बैंक, द सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ बैंकर टू द बैंक्स। बैंकर मतलब सेम रिश्ता, रिश्ता वही, सोच नहीं। इट बियर्स द सेम रिलेशनशिप विद कमर्शियल बैंक एज द लेटर मेंटेन विद द पब्लिक। हाँ जी, देखो जरा, एज द बैंकर टू द बैंक, बैंकों का बैंकर, क्या बात है भाई। बैंकों का जो बैंकर है वो 3 काम करता है। नंबर 1 कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। कस्टोडियन का मतलब संभाल के रखने वाला। कस्टोडियन का क्या मतलब होता है? संभाल के रखने वाला। जैसे बोलते हैं ना कि जितने भी चोर हैं उनको पुलिस ने संभाल के रखा है, वो पुलिस कस्टडी में है। तो कस्टोडियन मतलब संभाल के रखने वाला। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, हमारे जितने भी रिजर्व्स हैं, ठीक है, जो बैंक्स बनाते हैं वो आरबीआई के पास बनाते हैं, ठीक है। अभी आपने पढ़ा ना एलआरआर, भाई रिजर्व बनाना पड़ेगा। अगर 100 आए, 1000 आए तो 200 का रिजर्व बनाया था। तो कुछ रिजर्व बच्चों कमर्शियल बैंक अपने पास बनाते हैं, कुछ रिजर्व आरबीआई के पास बनाते हैं। तो जो रिजर्व्स बनते हैं वो आरबीआई के पास भी बनते हैं और कमर्शियल बैंक्स अपने पास भी बनाते हैं।
तो उन रिजर्व्स को संभाल के रखने की जिम्मेदारी किसकी है? उन रिजर्व्स को संभाल के रखने की जिम्मेदारी होती है बच्चों आरबीआई की, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप अ सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई। उसको हम कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। एलआरआर के ना दो पार्ट होते हैं, सीआरआर, एसएलआर। मैंने सोचा था आगे पढ़ाऊंगा, चलो अभी पढ़ा देता हूं। बेसिकली कमर्शियल बैंक जितना भी रिजर्व बनाता है ना बेटा, जैसे सपोज 200 का रिजर्व बनाया तो कुछ अपने पास बनाता है, सपोज इसमें से 100 रुपए अपने पास और 100 रुपए सेंट्रल बैंक के पास। तो जो सेंट्रल बैंक के पास बनाया उसको बोलते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। जो अपने पास बनाया उसको बोलते हैं एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है बेटा। तो कमर्शियल बैंक को कुछ प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स, जिसको हम सीआरआर बोलते हैं, वो सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। तो सेंट्रल बैंक कस्टोडियन है कैश रिजर्व्स का। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मतलब, अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें पापा ने पॉकेट मनी दे दी, ठीक है। अब तुमने खर्चे वर्चे सब कर लिए और वो पॉकेट मनी हो गई खत्म, अब तुम्हें और पैसे की जरूरत है। फिर तुम भोली सी सूरत बना के जाते हो ना किसके पास, मम्मी मम्मी थोड़े पैसे एक्स्ट्रा दो ना प्लीज, थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे क्या? मम्मी बोलती है पापा ने दिए दी ना पॉकेट मनी। मम्मी यार वो खर्च हो गए यार, थोड़े से और दो, 1000 रुपए और दो, चलो 1000 में काम चला लेंगे। तो मम्मी क्या बनती है? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, कि जब कहीं से काम नहीं हो रहा, कहीं से भी पैसा नहीं मिल रहा, तो तुम अपनी मम्मी को पकड़ लेते हो। यही काम, यही वाला काम, कि जब कमर्शियल बैंक को अपने कोई भी काम करने के लिए पैसा चाहिए और वो मिल नहीं रहा कहीं से भी, तो फिर कौन देता है उनको आखिरी उम्मीद बन के? सेंट्रल बैंक। When commercial bank fail to meet their financial requirement from other sources, that is in case of financial emergency, they approach central bank to give loans as a lender of last resort, ठीक है। इसके बाद क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस का मतलब होता है साफ सफाई करना, हाँ साफ सफाई का मतलब है बेटा कि सेंट्रल बैंक के पास सभी बैंकों के अकाउंट होते हैं, तो बैंक्स के जो आपस में ट्रांजैक्शंस है ना, पीएनबी ने एसबीआई को कुछ देना है, एसबीआई ने एचडीएफसी को, एचडीएफसी ने आईसीआईसीआई को, या व्हाटएवर जो भी ट्रांजैक्शन चल रही है, वो क्लियर कराने में कौन हेल्प करता है? आरबीआई। एज सेंट्रल बैंक होल्ड्स द रिजर्व्स ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक्स, इट बिकम्स इजियर एंड मोर कन्वीनियंट टू एक्ट एज क्लियरिंग हाउस। सारे बैंक्स का अपना अकाउंट होता है सेंट्रल बैंक के पास, तो सेंट्रल बैंक इजीली सेटल कर सकता है जो भी उनके आपस के क्लेम्स हैं, ठीक है। तो बैंकों का बैंक बन के ये काम करेगा। उसके बाद बच्चों हमारे पास आता है आरबीआई मनी सप्लाई को भी कंट्रोल करता है। सर मनी सप्लाई क्या है? जितना भी पैसा इकोनॉमी में टोटल अवेलेबल है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसको मनी सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। अब जब मनी सप्लाई है बच्चों, तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, ये आरबीआई के हाथ में, ठीक है। देखो मैं तुम्हें बताता हूं, बेसिकली मनी सप्लाई जो है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए दो पॉलिसीज हैं। एक तो होती है फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी बेटा सरकार की पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट की। इसके अंदर हम गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के टैक्सेस की बात करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी बच्चों आरबीआई की पॉलिसी होती है, यानी आरबीआई अपनी कुछ पॉलिसीज के थ्रू इकोनॉमी में पैसे को बढ़ा सकता है या घटा सकता है, ठीक है। आरबीआई की दो पॉलिसीज है बेटा, एक है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, एक है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये दो इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू आरबीआई बेसिकली मनी सप्लाई को बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है, ठीक है। तो हमें मेनली मॉनेटरी पॉलिसी पढ़नी है, फिस्कल पॉलिसी इस चैप्टर में नहीं पढ़नी, फिस्कल पॉलिसी हम आगे पढ़ेंगे किसी और चैप्टर में, ठीक है सर। देखो, The Reserve Bank of India is empowered to regulate the money supply through monetary policy. It is the policy adopted by central bank in the direction to credit control. अब सबसे पहले आया बच्चों हमारे पास रेपो रेट एंड बैंक रेट। इसको रीपर्चेज रेट, इसको डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है रेपो रेट या बैंक रेट? बेटा बहुत आसान, अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेने के लिए जाएंगे तो आरबीआई उनको बोलेगा भैया ब्याज लगेगा, मुफ्त में नहीं मिलता लोन, ब्याज लगेगा, राइट। अब सपोज पहले जो ब्याज था वो 8% चलता था, कितना परसेंट? 8%। अब आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करना चाहता है, यानी आरबीआई ये चाहता है कि इकोनॉमी में पैसा ना जाए। अगर इकोनॉमी में पैसा जाएगा तो मनी सप्लाई और बढ़ जाएगा, मुझे तो कंट्रोल करना है, मुझे मनी सप्लाई रोकना है। तो अब मुझे बताओ, अगर आरबीआई ये चाहता है कि मनी सप्लाई कम हो तो हमें लोन कम देना है। लोन कम कैसे दें? बढ़ा दो सर इंटरेस्ट को, बढ़ा दें या नहीं बढ़ा दें?
तो बेसिकली आरबीआई क्या करता है, जो उसके लेंडिंग रेट्स है ना, जिनको हम रेपो रेट या बैंक रेट बोलते हैं, उन दोनों को बढ़ा देता है, लोन कर देता है महंगा। सपोज आरबीआई बोल रहा था कि ये 8% था, ये 8% था, दोनों को बढ़ा के अब हमने 20-20% कर दिया है। यानी अगर अब आप लोन लोगे तो 20% का इंटरेस्ट देना है। तो तुम सोचो कि कितने सारे बैंक पीछे हट जाएंगे, बोलेंगे यार लोन तो बहुत महंगा है। अब अगर उनको महंगा मिलेगा तो फिर वो पब्लिक में भी महंगा देंगे, पब्लिक में महंगा देंगे तो जनता लोन लेगी नहीं, जनता लोन लेगी नहीं तो मनी सप्लाई अपने आप कम हो जाएगा। हो गया या नहीं हो गया? सर क्या दोनों एक ही है? बैंक रेट भी और रेपो रेट भी एक ही है? नहीं, मतलब दोनों का एक है, दोनों वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो आरबीआई चार्ज करेगा कमर्शियल बैंक से, लेकिन दोनों में एक फर्क है। क्या फर्क है? अगर वो लोन शॉर्ट टर्म के लिए है, अगर वो लोन किसके लिए है? शॉर्ट टर्म के लिए, तो शॉर्ट टर्म के लिए रेपो रेट लगता है। अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए लोन है तो उसको उस पे बैंक रेट लगता है। तो एक नंबर में ही पूछ सकता है कि अगर आरबीआई से लोन लेने के लिए कमर्शियल बैंक आया शॉर्ट टर्म के लिए तो कौन सा रेट लगेगा? तो आप बोलोगे रेपो रेट। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लेने आया तो आप बोलोगे बैंक रेट। ठीक है, देखो बोल रहा है रेपो रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स। ठीक है, बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म नीड्स। मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए दोनों को बढ़ा दिया जाता है, इंटरेस्ट को बढ़ा दिया जाता है ताकि लोन कम ले बैंक्स। ठीक है, देन रिवर्स रेपो रेट, इसको हम रिवर्स रीपरचेज रेट भी बोलते हैं। सर रिवर्स रेपो रेट का क्या मतलब होता है? रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है बच्चों कि अगर कमर्शियल बैंक अपना पैसा जमा करेगा आरबीआई के पास तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो बेसिकली ये इंटरेस्ट आरबीआई पे करता है। पहले वाले दोनों इंटरेस्ट आरबीआई ले रहा था उनसे कि तुम अगर हमारे से लोन लोगे तो हम तुमसे इतना ब्याज लेंगे, लेकिन ये क्या है? हमारे पास पैसे जमा करो, हम तुमको इतना इंटरेस्ट देंगे। अब सुनना मेरी बात बड़े ध्यान से, फोकस ना लाएगा, कॉपी पेन छोड़ो, सुनो। एक्चुअल में क्या हो रहा है? आरबीआई मनी सप्लाई को कम करना चाहता है, मनी सप्लाई को कम करना चाहता है। तो आरबीआई क्या चाहता है कि सारा पैसा हमारे पास आ जाए। अगर बैंक के पास रहेगा तो ये पब्लिक में बांटेंगे, पब्लिक में बांटेंगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगा। तो बैंक चाहता है, आरबीआई चाहता है कि हम इनसे पैसा ले लें, तो इनको लालच देता है, लालच कि हम तुमको बहुत ब्याज देंगे, हम तुमको ज्यादा ब्याज देंगे। नॉर्मली हम तुम्हें 4% का इंटरेस्ट देते हैं, अब हम तुम्हें 10% का इंटरेस्ट देंगे, तुम हमें दो पैसा। बैंक आ जाएगा लालच में कि यार बहुत इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कमर्शियल बैंक अपना सारा पैसा किसके पास जमा कर देंगे? आरबीआई के पास। अब इंटरेस्ट तो 1 साल बाद देना है ना, फिलहाल मनी सप्लाई कम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बात तो सही है सर। तो देखो क्या बोल रहा है, रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक डिपॉजिट देयर सरप्लस विद आरबीआई। ठीक है, इट इज द अपोजिट ऑफ रेपो रेट एंड रिप्रेजेंट द रेट एट विच आरबीआई बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स। मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए क्या करना है? मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए इसको भी बढ़ाना है। तो रेपो रेट भी बढ़ाना है, रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ाना है, बैंक रेट भी बढ़ाना है, हर तरीके से मनी सप्लाई कंट्रोल करना है। उसके बाद आता है बच्चों ओपन मार्केट ऑपरेशंस। सर व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस? ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब होता है बेटा बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। फॉर एग्जांपल ये कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, मैं आरबीआई हूं और ये कुछ शेयर्स हैं, शेयर सर्टिफिकेट है, सरकारी शेयर सर्टिफिकेट है। ठीक है, और तुम्हारे पास बहुत पैसा है, मैं चाहता हूं कि मैं मनी सप्लाई कंट्रोल कर लूं, तो मैं तुम्हें बोलूंगा सिक्योरिटी ले लो, सिक्योरिटी ले लो, सस्ती दे देंगे, बेहतर आपको रिटर्न्स देंगे, फायदा बहुत देंगे, हमारे से सिक्योरिटी ले लो, हमारे से सिक्योरिटी ले लो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लो, मौका है खरीद लो, बार बार नहीं मिलती है। तो जनता भी थोड़ा सा गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेफ होती है और अच्छा रिटर्न मिल रहा हो तो बढ़िया लालच भी आ जाता है। तो उस टाइम पे क्या होगा बेटा, आरबीआई सिक्योरिटीज को सेल करने के लिए जाएगा। तो अगर मनी सप्लाई कंट्रोल करना है तो आरबीआई सिक्योरिटी को बेचने के लिए जाएगा। जैसे ही मैं ये सिक्योरिटी आपको दूंगा, लाओ जल्दी से पैसे दो, 1000 रुपए दो, 500 रुपए दो, जल्दी 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 निकालो जेब में से, तो तुम्हारे से पैसा ले लूंगा। पैसा जैसे ही तुम्हारे से ले लिया, तुम्हारे हाथ में सिक्योरिटी दे दी, अब तुम इससे क्या खरीदोगे भाई? अब तुम बाउंड हो गए, इसका तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो जब मैच्योर होगी 2-3 साल बाद तब तुमको पैसे मिलेंगे बढ़ के। फिलहाल मनी सप्लाई कंट्रोल हो गया नहीं हो गया? तो मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करता है। देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। व्हेन आरबीआई सेल्स सिक्योरिटीज, बैंक रिजर्व्स डिक्रीजेस, रिड्यूसिंग बैंक्स एबिलिटी टू गिव लोन्स एंड लोअरिंग मनी सप्लाई। ठीक है, एलआरआर ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। एलआरआर का मतलब यानी कि अगर 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 पीएनबी के पास 1000 रुपए का डिपॉजिट आया
तो इस 1000 का कुछ हिस्सा, सपोज 100 रुपए, 10% आरबीआई के पास रखने पड़ेंगे, जिसको सीआरआर बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशो, और कुछ परसेंट यानी कि 100 रुपए यानी कि 10% अपने पास रखना पड़ेगा, जिसको एसएलआर बोलते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। और जो बचा हुआ 800 है वो लोन के फॉर्म में बांट देगा। तो अभी मनी सप्लाई 800 से बढ़ रहा है, हम चाहते हैं ये ना बढ़े, हम चाहते हैं ये कंट्रोल में आ जाए, इतना ना बढ़े, तो आरबीआई इसको बढ़ा देगा, इसको भी बढ़ा देगा, यानी इसको 10 से बढ़ा के 20% कर दो, इसको भी 10 से बढ़ा के 20% कर दो। तो अभी कितना रिजर्व बनेगा? 1000 का 20% 200, 1000 का 20% 200, तो लोन कितना जाएगा? 600। देखो लोन कम हो गया या नहीं हो गया? मनी सप्लाई कम हो गया या नहीं हो गया? भाई रिजर्व ज्यादा बनाने को बोला मेरे पास भी ज्यादा रिजर्व बनाओ, अपने पास भी ज्यादा रिजर्व बनाओ। अब रिजर्व तो जैसा आरबीआई बोलेगा करना तो वैसा पड़ेगा। तो आरबीआई बेसिकली लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को बढ़ा देता है। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को बढ़ाने का मतलब है कैश रिजर्व रेशो भी बढ़ा देगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो भी बढ़ा देगा। उससे क्या होगा? बैंकों को रिजर्व ज्यादा बनाना पड़ेगा, मनी सप्लाई कम होगा इकोनॉमी में। समझे? क्वांटिटेटिव में यही होते हैं बच्चों, क्वांटिटेटिव में 5 ही होते हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन और एलआरआर। क्वालिटेटिव में सबसे पहले आ गया मार्जिन। मार्जिन का क्या मतलब होता है? भाई अगर तुम 1 लाख का लोन लेने के लिए जाओगे तो बैंक तुम्हारे से कुछ ज्यादा की सिक्योरिटी मांगेगा गिरवी रखने के लिए। तुम 1 लाख का लोन लेने के लिए गए, बैंक ने बोला 1,20,000 रुपए की सिक्योरिटी लेके आओ। कितना डिफरेंस आया दोनों में? 20,000, ये मार्जिन है। अब जिसे 1 लाख का लोन लेना है वो मुश्किल से 20 की सिक्योरिटी रख पाएगा। अगर आरबीआई चाहता है मनी सप्लाई कंट्रोल कर लो तो वो सिंपली बोलता है मार्जिन बढ़ाओ भाई, लोन नहीं देना, मार्जिन बढ़ाओ, मार्जिन को और बढ़ा दो, मार्जिन को 80,000 कर दो। तो अगर मार्जिन 80,000 है, इसका मतलब अगर 1 लाख का आपको लोन लेना है तो 1,80 की सिक्योरिटी चाहिए। सोचो तो भाई कहां से लोग इतनी सिक्योरिटी लाएंगे? तो बहुत सारे लोग लोन ही नहीं लेंगे, अपने आप मनी सप्लाई कम हो जाएगा। मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन लोन अमाउंट एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। अगर 40% मार्जिन है, अगर 40% मार्जिन है तो इसका मतलब अगर तुम 100 रुपए की सिक्योरिटी लेके आए हो तो 40 का मार्जिन हो गया, 60 रुपए का लोन मिलेगा। समझे? 40% मार्जिन है तो बैंक्स कैन लेंड अप टू 60% ऑफ द सिक्योरिटी। मार्जिन बढ़ा के आरबीआई रिड्यूस कर देता है बोरोइंग को। ठीक है, उसके बाद ये भी हमारे पास क्वालिटेटिव में आ जाते हैं, मॉरल सुएशन एंड सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। मॉरल सुएशन का क्या मतलब होता है? मॉरल सुएशन का मतलब होता है सभी बैंकों की ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बड़े ताकतवर आदमी की बात माने, क्योंकि वो उनका बॉस है। तो आरबीआई अपनी परसुएशन या प्रेशर से भी ये बोल सकता है कि भैया तुम खुद देखो, तुम पेपर वर्क मुश्किल करो, तुम फॉर्मेलिटीज बढ़ाओ या तुम कुछ भी करो, लेकिन लोन नहीं देना, फिलहाल पैसा नहीं बांटना इकोनॉमी में, मनी सप्लाई कम करो। तो व्हाट इज मोरल सुएशन? इट इज अ मेथड वेयर सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस कमर्शियल बैंक थ्रू परसुएशन एंड गाइडेंस रादर देन फोर्स। इट यूजेस मीटिंग्स, लेटर्स, स्पीचेस, एडवाइस टू एनकरेज बैंक्स टू फॉलो इट्स क्रेडिट पॉलिसी। यानी कि आपको मेनली मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है तो डिस्करेज करता है फिलहाल कि लोन नहीं देना। लास्ट होता है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सेलेक्टेड क्रेडिट कंट्रोल का मतलब होता है बेटा कि सारे सेक्टर का पैसा ना रोक के सेलेक्टिवली बांटो, कुछ सेक्टर्स को पैसा दो, कुछ सेक्टर्स को पैसा ना दो। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर है, देश की जीडीपी में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, एग्रीकल्चर है, वहां का पैसा मत रोको ना यार। जो देश के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो थोड़ा आगे जा सकता है, वहां पे रोक दो पैसा, मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगा। इसको बोलते हैं सेलेक्टिवली क्रेडिट कंट्रोल करना। इसके लिए जो टेक्निक यूज होती है बच्चों, उसको बोलते हैं क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग का मतलब होता है एक रैशनलाइज्ड वे में पैसा बांटो ताकि पैसा भी पहुंच जाए और बिल्कुल बंद भी ना हो सब जगह से। ठीक है, परफेक्ट। बस लास्ट में बच्चों आपको क्रेडिट कंट्रोल के इंस्ट्रूमेंट्स बोल रहा है, क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव, ओह माय गॉड, पेन कहां जा रहा है? देखो बच्चों, क्वांटिटेटिव मेथड की अगर हम बात करें तो क्वांटिटेटिव में रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, एलआरआर आता है, और क्वालिटेटिव में मार्जिन, मॉरल सुएशन, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल आता है। क्वांटिटेटिव जनरल होते हैं, सारे सेक्टर्स को इंपैक्ट करते हैं। क्वालिटेटिव स्पेसिफिक होते हैं, जहां हम चाहेंगे बस वहीं इंपैक्ट करेंगे। क्वांटिटेटिव टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट के लिए होते हैं, क्वालिटेटिव सिर्फ डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट के लिए होते हैं कि कहां देना है, कहां नहीं देना, किस डायरेक्शन में देना है। क्वांटिटेटिव को हम ट्रेडिशनल मेथड्स भी बोलते हैं और क्वालिटेटिव को हम सेलेक्टिव मेथड्स भी बोलते हैं। इसके बाद बेटा एक चार्ट है, ये तो मैंने तुम्हें सारा पढ़ा ही दिया।
देन लास्ट में एक फंक्शन आता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, इसका मतलब देश का जितना फॉरेन एक्सचेंज है वो सारा भी आरबीआई के पास ही होता है। सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज अ कस्टोडियन टू द कंट्रीज गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ऑल द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस आर रूटेड थ्रू आरबीआई, सब आरबीआई के थ्रू ही होती है। लास्ट में एक डिफरेंस दिया है बेटा, ये आप खुद पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। इसी के साथ हमारा मनी एंड बैंकिंग भी समाप्त हो जाता है। आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कल मिलते हैं विद अ न्यू चैप्टर, न्यू डे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।